आप जुड़ रहे हैं यूट्यूब चैनल संकल्प कोचिंग विद धीरेन्द्र सर। मैं धीरेन्द्र शुक्ला। आज आपका गणित का पहला टॉपिक नंबर सिस्टम की चर्चा करूंगा। इसके पूर्व में आपका संधि का पूरा टॉपिक कंप्लीट हुआ था। यहाँ से आप पहला टॉपिक पढ़ेंगे नंबर सिस्टम। संख्या पद्धति। संख्या पद्धति में सबसे पहले हम पढ़ेंगे नंबर के प्रकार। उसमें सबसे पहले आपकी संख्या आती है प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्याएं प्राकृत संख्याएं क्या है? वे संख्याएं जिनके द्वारा हम गणना करते हैं, गिनती करते हैं, और गिनती आपकी प्रारंभ होती है एक से। सबसे पहली प्राकृत संख्या एक, अगली आपकी दो, नेक्स्ट अगली तीन, चार, पाँच, छ, सात, आठ, 9, 10, 11 और कहाँ तक? अनंत। ठीक है, ये एक से प्रारंभ होकर के और कहाँ तक जाती हैं? अनंत। अपरिभाषित है अंतिम प्राकृत संख्या। यहाँ से ये क्रमागत, क्रम से आगत माने आना, क्रम से आने वाली प्राकृत संख्याएं। अगर इन प्राकृत संख्याओं को देखें तो इनमें हम देखते हैं कि जो यहाँ पर दो शब्द और आप अनुवर्ती और पूर्ववर्ती, कोई भी संख्या की पूर्ववर्ती संख्या लेते हैं अगर हम, तो पूर्ववर्ती संख्या अगर देखेंगे तो इनमें रिलेशन क्या आ रहा है, संबंध क्या आ रहा है कि पहले की संख्या एक कम आ रही है, जिसको हम पूर्ववर्ती, किसी संख्या का पूर्ववर्ती 6 से एक कम 5, 7 से एक कम 6, तो यहाँ पर एक एक के अंतर पे क्रमागत संख्याएं आती हैं। अर्थात कोई भी क्रमागत प्राकृत संख्याओं को देखें तो एक प्लस होता चला जाता है। अगर मुझे कभी क्रमागत प्राकृत संख्याएं माननी है, अगर पहली प्राकृत संख्या हमने n मानी तो अगली प्राकृत संख्या n+1 होगी, उसकी अगली प्राकृत संख्या n+1 फिर अधिक हो जाएगी 2 होगी, उसके अगली संख्या होगी आपकी n+3, नेक्स्ट अगली होगी n+4। ऐसे ही अगर जितनी भी यहाँ तक कितनी हो गई 5, और इसके आगे और अगर माननी है तो ऐसे हम नंबर मानेंगे, और ये हम जितनी भी प्राकृत संख्याएं माननी है हम मान सकते हैं। क्योंकि कभी ये एकेडमिक में भी हम लोगों ने प्रश्न सॉल्व किए हैं कि योग दे दिया जाता है कहीं से बीच से, तो ये आपका रिलेशन है प्राकृत संख्याओं में। प्राकृत संख्याएं यहाँ से देखेंगे कि क्या है, फिर से समझ लेंगे कि क्रमागत प्राकृत संख्याएं एक एक प्लस होता जाता है और एक से लेकर के कहाँ तक जाती हैं? अनंत तक। यहाँ पर ये भी हमने बताया कि जिनके द्वारा गणना की जाती है। अब प्राकृत संख्याओं का ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, मानक रूप है। अगर हम ऐसे मानते हैं तो क्रमागत प्राकृत संख्याएं एक चर में ऐसे मानेंगे। और एक बात बता दें कि प्राकृत संख्याएं, यहाँ पर एक शब्द आता है समांतर या समानांतर, ऐसे समांतर भी कह सकते हैं, समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी, ठीक है। समांतर श्रेणी क्या होती है? ये ऐसी श्रृंखला, ऐसी चैन यहाँ पर जिसमें एक एक का अंतर रहे। एक एक का अंतर यहाँ पे देखेंगे, एक इसमें फिर समान अंतर रहे, इसमें क्या रहे? समान अंतर रहे। और प्राकृत संख्याओं में समान अंतर में डिफरेंस, जिसको सार्व अंतर, सब में अंतर, वो एक एक का अंतर इसमें हो रहा है, तो ये प्राकृत संख्याएं समांतर श्रेणी में होती हैं। ठीक है। अब यहाँ पर इसके बाद में प्राकृत संख्याओं का प्रथम, ये सूत्र है, प्रथम
n प्राकृत संख्याओं का योगफल प्रथम n प्राकृत संख्याओं के योगफल का सूत्र होता है n+1/2। ये आपका प्राकृत संख्याओं के योगफल के लिए, लेकिन शर्त है कि कहां से, प्रथम से। 1 से 100 तक निकालनी है, 1 से 200 तक, 1 से 50 तक, 1 से 40 तक, 1 से 35 तक, 37 तक, जितनी भी प्राकृत। अब इसका जैसे कि उदाहरण में 1 से प्रथम 1 से 50 तक या 100 तक, कितनी भी निकाल सकते हैं, 100 तक प्राकृत संख्याओं का योग। अब ये जब प्रथम n प्राकृत या 1 से 100 तक प्राकृत संख्याओं का योगफल हमें निकालना है, तो n की वैल्यू क्या लिखेंगे, चूंकि प्रथम से है। तो अगर यहाँ पर एक लैंग्वेज, क्योंकि सम विषम की संख्याओं का जब योग आप पढ़ोगे और जब प्राकृत संख्याओं का, तो दोनों लैंग्वेज में यहाँ अंतर हो जाएगा। 1 से 100 तक और प्रथम 100, तो इसमें चाहे आप प्रथम 100 कहो, चाहे प्रथम से 1 से न कहें, हम प्रथम से 100 तक प्राकृत संख्याओं का योगफल, दोनों का अर्थ एक ही रहेगा, क्योंकि इनसे तो हम गणना करते हैं, जितनी राशियां वहां तक उतनी नंबर, ठीक है। तो इसलिए इनके लिए हम योगफल का जब सूत्र लगाएंगे तो n का मान क्या होगा, 1 से 100 तक, अर्थात n की वैल्यू 100 होगी, और ब्रैकेट में 100 + 1 अर्थात 101/2 कैंसिल हो गया, मल्टीप्लाई करी, ये आ गया 5050। एक आपने ये योगफल प्राप्त कर लिया। कितनी भी, तो ऐसा हो गया, आपको जितनी भी प्राकृत संख्याओं का योग निकालना है ऐसे आप याद कर सकते हैं। इसके आगे ये भी पॉसिबल है कि कहीं बीच से भी प्राकृत संख्याओं का योगफल याद करने को के लिए बोल दिया जाए। तो एक बात ध्यान रखेंगे, जो ये शब्द मैंने लिखा है ऐसी श्रृंखलाएं, वो सभी, ये तो केवल पर्टिकुलर प्राकृत संख्याओं के लिए ही योग का सूत्र लगेगा, लेकिन एक जनरल फॉर्मूला लेकिन उसकी भी शर्त है कि वे सभी सीरीज, वो सभी श्रृंखलाएं जहां पर समान अंतर है, वहां पर अगर योग ज्ञात करना है तो योगफल का सूत्र हम लगा सकते हैं, लेकिन उसमें भी शर्त है कि आपको पहला पद समांतर श्रेणी में, वैसे कुछ बच्चों का कहना था सर एपी जीपी पहले, तो हमने कहा कि नंबर सिस्टम वो टॉपिक हम अलग पढ़ाएंगे ही, समांतर श्रेणी का पूरा टॉपिक पढ़ाएंगे, लेकिन इस श्रृंखला में यहाँ पर आप ध्यान देंगे कि ये एक प्रथम पद प्लस अंतिम पद बटे 2, यहां पर गुणा पदों की संख्या, ठीक है। ये आपका सूत्र यहां पर लगेगा कि अगर पहले या ये फॉर्मूला तब भी लगेगा जहां पर बीच से भी कहीं से अगर योग निकालना है। ये सूत्र कब लगाएंगे, जब प्रथम से हो और प्राकृत संख्याओं के लिए ही लगेगा, लेकिन प्राकृत संख्याएं भी समांतर श्रेणी में होती हैं। आगे जब अभी सम संख्याएं पढ़ेंगी वो भी समांतर श्रेणी में होती हैं, और जब विषम संख्याएं पढ़ेंगे तो वो भी समांतर श्रेणी में। तो इनके योगफल के लिए ध्यान रखना है कि पहला पद प्लस अंतिम पद बटे 2 गुणे पदों की संख्या, वहां नंबर ऑफ टर्म, तो ये सम संख्याओं के योग का सूत्र भी रहेगा, ये विषम संख्याओं में भी लग जाएगा, ये समांतर श्रेणी में भी लग जाएगा, ये उन सभी स्थितियों में लगेगा जहां पर समान अंतर होगा।
क्योंकि प्राकृत संख्याओं में भी अंतर समान है, एक एक का अंतर है, इसलिए समांतर श्रेणी है। पहला पद 1 है, अंतिम पद आपको जैसे 100 तक कहा था तो पहला पद 1 हो जाता, अंतिम पद जो है 100 हो जाता बटे 2, और पद कितने हो जाते, पद हो जाते 1 से 100 तक 100, तब भी आपका यही मान निकल करके आएगा। अब इसके आगे हम देखेंगे कि इसके और एक दो क्वेश्चन करेंगे जहां प्रथम से ना कह करके मध्य से भी अगर निकालने की बात करें तो हम इस सूत्र को भी लगा सकते हैं, लेकिन ऐसे नहीं कि आप, क्योंकि ये सूत्र तो प्रथम से है और वो सूत्र बीच से कहीं से भी आप लगा सकते हैं। तो इसको आगे हम देखेंगे कि कैसे करना है इसके नेक्स्ट स्टेप। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि 50 से 100 तक प्राकृत संख्याओं का योगफल, मान लीजिए ये निकालने को आ जाता है एग्जाम में, तो इसके लिए हम देखते हैं कि या अगर वो फॉर्मूला लगाएंगे कि 1 से 100 तक, तो फिर हमको 1 से 49 तक घटानी भी पड़ेंगी, क्योंकि 1 से 100 तक अगर निकालेंगे, हमसे पूछा गया 50 से 100 तक, तो या तो हम इतना स्मार्टनेस दिखाएं कि 1 से 100 तक 100 इंटू 101 बटे 2 माइनस और 1 से 49 तक, तो यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पर 49 इंटू 50 बटे 2, ऐसा करेंगे तो कैलकुलेशन थोड़ी अधिक हो जाएगी, इसलिए हमको उचित होगा कि यही फॉर्मूला लगा देते हैं। तो पहला पद यहाँ पर क्या होगा, 50 से 100 तक, तो पहला पद 50 से कहा है इसलिए 50 होगा, 100 तक इसलिए अंतिम पद 100 होगा बटे 2, ऐसा हो गया। अब ये देखिए, ये जो अगर हम पदों की संख्या से, आप टॉपिक आगे पढ़ोगे औसत, तो ये अगर समान अंतर है तो ये अगर हटा दिया जाए तो ये औसत का सूत्र होता है समांतर श्रेणी के, अगर समान अंतर पे एवरेज कभी निकालने को आ जाता, लेकिन यहीं पर अगर औसत को राशियों की संख्या से गुणा कर दे, वही लिखा है पदों की संख्या, तो 1 से 100 तक, 50 से 100 तक कितने पद होंगे, हमको यहाँ ये ध्यान देना होगा। अब 50 से 100 तक बच्चे गलती क्या करते हैं, जब एग्जाम दे रहे हैं तो वो वहां पर लिख जाते हैं कि 50 नहीं होंगे, क्योंकि यहाँ पर 50 से 100 तक है, इसका मतलब 1 से 100 तक 100 संख्याएं हो गई, और 50 से कहा है, इसका मतलब पहले 49 कम हो गई हैं, इसका मतलब हमारे पास नंबर है 51। ठीक है, ऐसे अब यहां पर क्या हो जाएगा, 150 गुणा 51 बटे 2, यहां पर मल्टीप्लाई कर लेंगे, 51 और 75 की जब गुणा करेंगे तो ये आपका कैलकुलेट होकर के आ जाएगी वैल्यू 55 25, 5 सती 35 और 2 37, 5 2 और 8 और 3, 3800, यहाँ पे हाँ 3825, समझ गए होंगे आप लोग। ठीक है, ये कभी भी कहीं से भी निकालना पड़े, आवश्यक है जिसने पदों की संख्या निकालने में गलती करी वहां पर आप समझिए बहुत सावधानी रखनी है, क्योंकि 50 से 100 तक जहां पर आपने देखा कि मैंने 51 लिखा, यही लोग गलती कर बैठते हैं, ये गलती ना हो तो आप कहीं से भी 20 से भी प्रथम कितनी भी संख्याएं जोड़नी तो वो भी लगा सकते हो और ये सूत्र भी लग जाएगा, लेकिन अगर 20 से कहीं से दे दी जाती हैं तो पहले जहां से कहेंगे वो नंबर पहला पद हो जाएगा, जहां तक कहेंगे वो अंतिम नंबर हो जाएगा, और जहां से कहा था उसके पहले जो पद है उतने कम हो जाएंगे और कुल जितने थे उनमें उतने कम होकर के जो बचेंगे वो पदों की संख्या होगी, और यहाँ पर प्राकृत संख्याओं के लिए ये योगफल का सूत्र आ गया। अब इसके बाद अगला स्टेप क्या होता है उसको भी यहाँ पर आप ध्यान देंगे कि वो क्या रहेगा, कि मान लिया पर एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि कहीं से मान लिया उन्होंने कह दिया कि 4 या 5 या 6 क्रमागत प्राकृत संख्याओं का योग दे दिया, मान लिया 165 5 क्रमागत संख्याओं का
योग आपको 65 दे दिया गया और हमसे कहा गया कि मध्य की संख्या ज्ञात करो या सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करो या सबसे छोटी संख्या ज्ञात करो। ठीक है, और ये क्या दिया हुआ है? योग। अब 5 क्रमागत प्राकृत संख्याओं का योग 165 है। अगर हम इसमें ऐसा कहें कि 165 को 5 हैं, इसका मतलब जो भी 5, या तो हम ऐसा करें कि n प्लस, जैसे छोटे क्लास में करते थे, n+1 प्लस n+2 प्लस, यही मानक रूप, n+3 प्लस n+4, 5 हो गई, 1 2 3 4 5, इनका योग लिख दिया हमने 165। जोड़ते हैं 1 2 3 4 5, तो ये हो जाएगा 5n, 1 2 3 3 6 4 10 प्लस 10 बराबर 165। ये जब उधर 10 जाएगा तो हमारे पास आएगा, माइनस हो जाएगा, 5n बराबर आएगा 155, n बराबर 5 3 15 5 सेकंड 5, n का मान आ गया 31। अब अगर हम इनको देखें तो 31, फिर यहाँ पर एक अधिक होगी तो 32, फिर क्योंकि घर पे हैं तो प्रैक्टिकल भी कर लिया जाए, तो क्या हो जाएंगे 5, 31 32 33 34 35, 2 1 3 3 6 4 10 5 15, हासिल है 1 4 3 7 3 10 3 13 3 16, और हमने देखा कि टोटल 165 आया, मध्य की संख्या आ गई। लेकिन ये बहुत टाइम टेकिंग था, मैंने समय लिया भी, बहुत लोगों को लग भी रहा होगा इतना समय, इतना कैलकुलेशन। तो इससे बचने के लिए अब क्या करना है कि जब यहाँ पर पदों की संख्या विषम है तो सीधा सीधा इसको आप पदों की संख्या से अगर भाग कर दो, 5 है तो 5 से भाग कर दो, तो अगर भाग करोगे तो बीचों बीच की नंबर आ जाएगी, क्योंकि ये योग है और 5 पद हैं, तो अगर भाग करेंगे तो 5 तिया 15 और 5 तिया 15, ये कौन सी नंबर आ गई? मध्य की, सीधा। अब जैसे मध्य की आ गई, इसका मतलब 5 में 2 पहले होंगी 2 बाद में, और इसमें 1 1 का अंतर है, तो एक इसमें कम हो गए 32, एक और कम हो गए 31, एक जुड़ गए 34 से 35, ऐसे करके हम सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या ज्ञात कर लेंगे। ये यही नहीं, ये सम और विषम में भी लग जाएगा। लेकिन यहीं पर एक और देख लिया जाए कि अगर मान लिया यहां पर हम एक और ऐड कर दे 36 होती, अब 6 5 11, 6 3 9 और 1 10, और यहां पर 1 और 1 2, 6 5 11, 6 3 9 1 10, 1 1 2। यहां पर हम देखते हैं कि योगफल अब हमारा आ रहा है 201। अगर मान लिया एग्जामिनर ऐसा सेट कर देता तो वहां तो पद जो थे वो विषम थे, तो बीच में 1 आएगी, लेकिन यहां पर जब हमारे पास 6 हो गई, 36 हो गई, और इनका जोड़ आपका कितना हो गया? 201 आ गया। जोड़ ये आपका कितना आया? 201 आ गया। तो अब इसमें बीच में कैसे आएगी? तो यहां देखेंगे कि 201 और पद कितने हैं? 6, 6 से भाग किया, 6 तिया 18, 2 20। अब यहाँ पर क्या होगा? ये तो गड़बड़ की स्थिति हो गई। तो यहाँ पर देखिए 6 तिया 18, 2 20, और यहाँ पर अगर डिवाइड करें इसको तो अब स्थिति क्या बनेगी कि 2 6 तिया 18, 3 6 पंचे 30। अब हमें इसका मतलब है कि बीच एवरेज तो आ गया 33.5, लेकिन ये क्या ऐसा होगा? नहीं, यहाँ पर ये जो है पूर्णांक के रूप में, अर्थात ये 0.5, एक का 0.5 इधर बढ़ जाएगा, 0.5 उधर जाएगा, तो अब क्या हो जाएगा कि अगर इसमें हम 0.5 और बढ़ा देंगे तो इधर एक आपकी 34 आ जाएगी, और इधर इसमें 0.5। अब यहाँ पर देखिए 33 जैसे 0.5, तो इसकी अगली मिलेगी, या तो 0.5 घटा करके इधर मिल जाएगी। तो यहाँ पर हमारे पास नंबर कितनी होंगी? तो 33 34 35 और ये 36, और ऊपर अब हमारे पास 1 2 3 4। अब यहाँ पर ये नंबर जो आई थी, ये कौन सी नंबर आई? अगर देखें तो ये तो 33 और 34 के बीच की थी, तो इसका मतलब 0.5 इधर कम और 0.5 ये कम, तो 33 और 34 इनके बीच में 33 में, इसको कैंसिल कर दीजिए, 3 इधर हो गई और इधर भी 3, ऐसे जाएंगे 33 32 और 31, ऐसे लिख लिया।
तो ये हमको समय नहीं लगेगा इसको सॉल्व करने में। तो अगर सम है तो 0.5 आपको एडजस्ट करना पड़ेगा, ऐसा ही सम संख्या में भी एडजस्ट कर लेते हैं। तो ये आपकी कौन सी नंबर, प्राकृत संख्याओं से जो क्वेश्चन बनते नेचुरल नंबर से, प्राकृत संख्याएं कभी भी माइनस में ऋणात्मक नहीं होती, ठीक है। ये एक से जिनसे गणना करते हैं गणना हम प्लस पॉजिटिव ही रहती नंबर, एक से सबसे छोटी प्राकृत संख्या एक है। इसके बाद अगली नंबर आएंगी, वो नंबर हम बता रहे हैं कौन सी हैं। नेक्स्ट अगली नंबर आती है पूर्ण संख्याएं। जैसे हम इससे बढ़ते हैं तो पूर्ण संख्याएं क्या हैं, जो प्राकृत संख्याएं हैं इनमें एक अवयव शून्य को अगर शामिल कर लिया जाए तो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और ऐसे अनंत है। ये आपकी पूर्ण संख्याएं हैं। अब यहां पर ध्यान देंगे, जैसे इसका मानक रूप n+1, n+2, n+3 था, वैसे इनका भी मानक आपका अगर मानना पड़ जाए कभी यहाँ पे 5 पूर्ण संख्याओं का योग दे दें तो जैसे उसमें कर रहे थे वैसे इसमें करेंगे। लेकिन यहाँ पर ध्यान देंगे, एक जो आपने फॉर्मूला पढ़ा था कि प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योगफल, उसमें यहाँ पर क्या परिवर्तन होगा कि अगर आप सूत्र वही रखना चाहते हो, क्योंकि जीरो के जोड़ पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता लेकिन एक एलिमेंट्स बढ़ जाता है, तो यहाँ पर लैंग्वेज का जरूर ध्यान रखेंगे कि जैसे कोई कह दे कि प्रथम 100 पूर्ण संख्याओं का योग, संख्याओं का योग, अगर आपसे पहली 100 पूर्ण संख्याओं का योगफल निकालने को बोला जाए तो यहाँ पर पहली 100 पूर्ण संख्याओं का योगफल जब हम निकालेंगे तो क्या होगा कि पहली 100 पूर्ण संख्याएं हमारी 99 पे ही पूरी हो जाएंगी। 100 तक नहीं कहा, पहली 100, इसका मतलब 0 से शुरू करेंगे तो एक एलिमेंट्स बढ़ गया, तो पहली 100 पे ना पहुंच के 99 पे ही पूरी हो जाएंगी। इसका मतलब अगर हम 1 से 99 तक की संख्याओं का जोड़ अगर 0 उसमें शामिल, 0 जोड़ने पर कोई प्रभाव जोड़ पर नहीं पड़ता है, इसलिए फॉर्मूला ना वही ध्यान रखें कि n+1 तो 99 गुणा 100/2। ये इसको सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पर जब इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 5 9 45, 5 9 45 और 4 49, 4950। ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा, जो पहली 100 पूर्ण संख्याओं। अब अगर आ जाता है प्रथम से 100 तक पूर्ण संख्याओं का योगफल, तो अब जब वो कह रहे हैं कि 100 तक, तो 100 तक का मतलब है कि 100 तक ही जाना है। अब देखिए, अब यहां पर दोनों में बहुत थोड़ा सा यहाँ लैंग्वेज में अंतर, पहली 100 और प्रथम से 100 तक, ठीक है। अब 100 तक या प्रथम से 100 तक पूर्ण संख्याओं का योग, तो 100 तक अगर कहेंगे तो जो प्राकृत संख्याओं का योग, क्योंकि 0 जोड़ने पर कोई प्रभाव नहीं, तो यहीं पर आ जाएगा 100 गुणा 101/2। ठीक है, ये आपका पूर्ण संख्याओं का इतिहास जैसा रहा वो शार्ट में मैंने कंप्लीट कर दिया कि 0 इसमें एक अवयव प्राकृत संख्याओं में और शामिल हो जाता है, ये पूर्ण संख्याएं होती हैं। ठीक है, और अगर योगफल का ये सूत्र लगा दोगे आप, जैसे ये न लगाओ, तो हमने कहा था कि ये भी समान अंतर की श्रृंखलाएं हैं, तो यहाँ पर अगर पहला सूत्र था, पहला क्वेश्चन था कि प्रथम 100 पूर्ण संख्याओं का योगफल, तो पहली 100, इसका मतलब है कि पहली 100 हमने पता कर लिया कि 99 पे पूरी हो जाएंगी, तो प्रथम पद 0 प्लस अंतिम पद 99 और बटे 2 गुणा पदों की संख्या पहली 100, इसलिए 100 पद, और वहीं पर 0 प्लस 99 हो जाएगा गुणा 100/2, आपका यही आंसर आ जाएगा। अगर 100 तक कहते हैं तो पहला पद 0 प्लस अंतिम पद 100 गुणा पदों की संख्या, तो यहाँ पर 100 तक आपके पद हो जाएंगे 101/2। तो दोनों पैरेलल सूत्र चल रहे हैं, ये सपोर्ट करता रहता है इन केस जब आपका समान अंतर हो। समान अंतर है आप बिल्कुल लगाइए,
लेकिन पदों की संख्या निकालने में अगर आप थोड़ा भी सावधानी नहीं रखेंगे तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। सबसे बड़ी गलती यहाँ पर लोग कर बैठते हैं। और दूसरी बात, ये तो आपका परिचय है ही कि प्राकृत संख्याएं क्या है, पूर्ण संख्याएं क्या है। इसके बाद हम बताते हैं आपको नेक्स्ट अगली नंबर। अगला देखिए, परिवार बड़ा होता जा रहा है प्राकृत संख्या का। सबसे पहले प्राकृत संख्याएं 1 से शुरू हुई थी। पूर्ण संख्याओं में एक अवयव इसमें और प्लस ऐड हो गया, 0 भी शामिल कर लिया गया। मतलब यहाँ पर अगली आती हैं ये पूर्ण संख्याएं जो होती हैं, इनको इंग्लिश में हम कहते हैं होल नंबर्स। अब आ गई ये नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, और अगले पूर्णांक या पूर्णांक संख्याएं या पूर्णांक। पूर्णांक संख्याएं क्या हैं या पूर्णांक कितने प्रकार के होते हैं, दोनों प्रश्न। पूर्णांक कितने प्रकार के, तो बहुत से लोगों का जवाब एक एग्जाम में भी ऊपर क्वेश्चन रहा कि पूर्णांक कितने प्रकार के, तो अक्सर लोगों को हम देखते हैं बोलते हुए कि 2 प्रकार। नहीं, पूर्णांक आपके 3 प्रकार के होते हैं। पूर्णांक कितने प्रकार के, 3 प्रकार के। सबसे पहले हम लिखेंगे कौन सा, पहला आपका ऋणात्मक पूर्णांक, ऋणात्मक पूर्णांक। दूसरे पूर्णांक होते हैं आपके, दूसरा है उदासीन पूर्णांक, और तीसरा है जिसको हम बोलते हैं नेगेटिव इंटीजर। और यहां पर ये इंटीजर नंबर्स या इंटीजर्स, उदासीन पूर्णांक न्यूट्रल है, और इधर थर्ड आपका आता है जिसको हम बोलते हैं धनात्मक पूर्णांक। धनात्मक पूर्णांक। अब देखिएगा, आपने नेचुरल पूर्ण संख्या है। अब यहां पर हम देखते हैं 0 जो है, अगर कोई पूछे कि 0 प्लस या माइनस, तो ये उदासीन, न प्लस न माइनस। ये यहां पर इनके पहले कोई साइन नहीं है, सब प्लस के हैं। तो ये जो लिखी थी ये सब धनात्मक पूर्णांक हैं। और यहां पर ये कैसा है 0, ये आपका उदासीन पूर्णांक इकलौता है, अकेला है, ये आपका उदासीन पूर्णांक। अब यहां पर देखते हैं हम सारे पूर्णांक, यहां से लिखते हैं अनंत डॉट 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 -5 -4, इधर माइनस, इसके पहले -6 रहा होगा। तो -5 -5 -4 -3 -2 -1 और फिर 0। अब यहां से ये उत्तरोत्तर जैसे क्रमागत पूर्णांक आगे हम बढ़ेंगे वैसे मान बढ़ता जाता है। -5 से बड़ा मान है -4, -4 से बड़ा मान है -3, -3 में अगर हम +1, और इसमें भी 1 का अंतर है, तो -3 में +1 कर दें तो -2, -2 से +1 -1, और फिर -1 +1 0 हो जाएगा। फिर 0 में जब 1 ऐड करेंगे 1, फिर 2, फिर 3, 4, 5, 6 और कहां तक अनंत। तो यहां पर यहां से अनंत से और -1 तक ये आपके ऋणात्मक पूर्णांक है। इसके बाद -1 से बड़ा ये जो मान 0 आया ये उदासीन पूर्णांक है। इसके बाद यहां से ये देखिए सब माइनस के हैं, फिर 0 आपका उदासीन है, और यहां पर ये धनात्मक पूर्णांक है। तो हमने देखा कि यहाँ पर जो पूर्ण संख्याएं थी इनके पूर्व ऋणात्मक पूर्णांक जो है वो आपके और लिख दिए गए, और बस इसमें ये फैमिली ये परिवार और बड़ा हुआ तो यहाँ से 0 शामिल नहीं था, 0 शामिल हुआ तो पूर्ण संख्याएं आई, और 0 से पूर्व इसमें माइनस की संख्याएं जब शामिल हो गई तो ये आपके कौन से ऋणात्मक पूर्णांक शामिल हो गए। और इस प्रकार से जो ये सेट बना, ये समुच्चय जो बना ये किसका बना, पूर्णांक संख्याओं का समुच्चय बना। तो यहाँ पर ये पूर्णांक आपके कंप्लीट हुए। अब इसके बाद नेक्स्ट अगले टाइप के नंबर, नेक्स्ट अगली पढ़ेंगे हम प्राकृत संख्याएं और सम संख्याएं। तो सम संख्याएं और विषम संख्याएं, आपको यहाँ बता दें कि जो ये नंबर आपकी प्राकृत संख्याएं हैं, इन्हीं में से अगर हम कहीं किसी सम प्लेस पे जाएं, किसी सम स्थान पर जैसे 8 पे जाएं, तो इसमें आधे आधे का बंटवारा हो जाता है, आधी सम आधी विषम। 10 पे जाएंगे तो 5 सम 5 विषम। अगर हम 11 पे गए तो विषम प्लेस पे अगर पहुंच गए, तो यहां पर अगर हम देखेंगे अभी 10 पे कहते 5 सम और 5 विषम,
11 पे जाएंगे तो यहाँ सम तो 5 ही रह जाएंगे, लेकिन विषम आपकी 6 हो जाएंगे। तो यहां से अब ये आपको ध्यान देना है कि सम और विषम होती क्या है। तो इसके पहले सम और विषम बताने से पहले दो बातें आप अवश्य जान लें। वो नंबर से है, नंबर सिस्टम का ही हिस्सा, और जब एलसीएम एचसीएफ पढ़ोगे तो वहां पर भी दो शब्द आएंगे। ये बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। एक तो आपका शब्द है अपवर्त, बहुत छोटे क्लास में इसकी चर्चा होती है, अपवर्त, और इसी को हम बोलते हैं गुणज भी कह सकते हैं, अपवर्त या गुणज, या इन्हीं को हम कह सकते हैं, इंग्लिश में लिख दे दें यहां पे, इसी को हम कहेंगे मल्टीपल। अब ये जानेंगे कि ये मल्टीपल होते क्या, अपवर्त होते क्या है। और दूसरा एक शब्द और आएगा, वो क्या आएगा, अपवर्तक। अपवर्तक, इसको हम कहते हैं गुणनखंड भी कह सकते हैं, अपवर्तक या गुणनखंड। इसी को इंग्लिश में हम कहते हैं फैक्टर। अब इन दोनों पॉइंट्स को ये इसलिए आवश्यक है जानना कि थोड़ा आगे समझने में आपको समस्या नहीं होंगी अगर इन शब्दों को जान लेंगे। अपवर्त, यहां पर जब हमने पर्यायवाची भी पढ़ाए हैं ऑफलाइन क्लास में, तो वहां पर भी मैंने कई बातें ऐसी बोली कि जैसे जा जो है, अगर कोई सार्थक ऐसी स्थिति और जा जब लग जा रहा है तो हमने देखा है कि जा से अभिप्राय होता है जन्म लेने, उत्पन्न होना, जन्म लेना। तो यहाँ पर और एक बात ध्यान रखना कि जिस प्रकार की संख्या है उसमें अनुवर्ती और पूर्ववर्ती भी, अनु माने होता है बाद में पीछे और पूर्व पहले। तो यहाँ पर अपवर्त और गुणज की बात अगर करें, वो तो बात का विषय, अनुवर्ती पूर्ववर्ती भी फिर चर्चा हो जाएगी। अपवर्त क्या है, गुणज क्या है, तो जो किसी संख्या के गुणा से जो उत्पन्न होने लगे वो उस संख्या के गुणज कहे जाएंगे। जैसे मान लिया हम लिखते हैं 3 के गुणज लिखें, तो 3 एकन 3, 3 की गुणा से 1 से गुणा कर दी, फिर 3 दूनी 6, फिर 3 तिया 9, 3 चक्कू 12, 3 पचे 15, 3 छक 18, ऐसे करके। और ये ऐसा नहीं 3 दान 30, फिर 23, फिर 33, ऐसे करके, और ये कहां तक, तो किसी संख्या के अगर गुणज कहें तो वो अनंत होते हैं, ठीक है ना, कितने, अनंत। ये 30 33 हमने वैसे ना लिखते, लेकिन बहुत लोगों की धारणा रहती है कि 3 दाम 30 पहाड़ा रुक गया, नहीं, ये इसलिए याद किया जाता है कि हम कोई बड़ी से बड़ी गुणा के लिए हमको 10 गुणज छोटे क्लास से पढ़ाए जाते हैं कि कोई बड़ी गुणा भी करनी है तो पहले 10 गुणज याद होने चाहिए। वो जो 10 किसी का पहाड़ा होता है वो उसके पहले 10 अपवर्त होते हैं। अब अपवर्त की दूसरी स्थिति ये देखेंगे कि जो अपवर्त है उसकी विशेषता क्या है कि ये 3 के अपवर्त हैं, तो जितनी संख्याएं वो सब 3 से भाग जरूर होंगी। अर्थात अपवर्त वे होते हैं जो जिसका अपवर्त है उस संख्या से भाग जरूर हो जाएगा, ठीक है। अभी हम 4 के लिखे तो 4, 8, 12। अब कोई बहुत बड़ा नंबर लिखा है और पूछा गया कि इसमें 9 का अपवर्त कौन सा है, जैसे लिख दिया 45 लिख दिया गया, और 65 लिख दिया गया, 83 लिख दिया गया, और 95 लिख दिया गया। ऐसे आपसे पूछा गया कि इनमें 9 का अपवर्त कौन सा है, तो इसमें जो संख्या 9 से भाग हो रही होगी वो 9 का अपवर्त होगी। यहाँ 45 भाग हो रही है इसलिए ये 9 का अपवर्त है। तो या कौन सा 9 का अपवर्त, या 9 क्या किसी का पूछे तो अपवर्त संख्याएं वे होती हैं जो जिसका अपवर्त है उससे भाग हो जाएं, और किसी संख्या का सबसे पहला अपवर्त, ठीक है, मल्टीपल, किसी संख्या का पहला अपवर्त संख्या स्वयं होती है। ये कथन सत्य है कि किसी संख्या का पहला अपवर्त संख्या स्वयं, किसी संख्या का अंतिम अपवर्त अपरिभाषित होता है, ठीक है, किसी संख्या के असीमित अपवर्त होते हैं, उनकी कोई लिमिट नहीं, अनंत है। तो यहां पर हम कहेंगे कि किसी संख्या के अपवर्त क्या है, जो कि जिस संख्या का अपवर्त है अगर उससे भाग हो जाता है वो उसका अपवर्त कहा जाएगा।
किसी संख्या का पहला अपवर्त्य संख्या स्वयं होती है। और अपवर्तक क्या है? अपवर्तक वे होते हैं जो संख्या को भाग कर दें, जो संख्या से भाग हो जाए वो अपवर्त्य है। फैक्टर क्या है? गुणनखंड क्या है? जैसे मान लिया कोई कहे 12 के हमको क्या बताना है? अपवर्तक बताना है, तो एक सबको भाग करता है, तो सबसे छोटा किसी संख्या का सबसे छोटा अपवर्तक 1 होता है। 12 को 1 भाग कर देगा। और कौन 12 को भाग करेगा? 2 करेगा। और कौन करेगा? 3 करेगा। और कौन करेगा? 4 करेगा। और 6। और कौन करेगा? 12। ठीक है, तो ये परीक्षा में क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है, बहुत बेसिक क्वेश्चन है कि किसी संख्या, कोई संख्या दे दी जाए तो आपसे पूछा जाए कि इसके अपवर्त्यों की संख्या कितनी होगी, और ये संख्या सीमित होती है। अब इसमें भी ध्यान देंगे कि किसी भी संख्या के का सबसे छोटा अपवर्तक 1 होता है और उसका सबसे बड़ा अपवर्तक संख्या स्वयं होती है। ठीक है, सबसे छोटा अपवर्तक संख्या स्वयं, सबसे बड़ा अपवर्तक सबसे छोटा अपवर्तक 1 और सबसे बड़ा अपवर्तक संख्या स्वयं। इसमें क्या है? किसी संख्या का, अब देखिए इसमें सबसे छोटा कोई, जैसे हम यहाँ पे 8 लिखें तो 8 का सबसे छोटा अपवर्तक, ये सब क्या है? अपवर्तक है। ये 3 के अपवर्त्य, तो अपवर्तक किसी संख्या, जैसे 8 के लिखने हैं तो 1 2 4 और 8 बस। तो किसी संख्या का सबसे छोटा अपवर्तक 1 होता है, किसी संख्या का सबसे बड़ा अपवर्तक संख्या स्वयं होती है, और किसी संख्या का सबसे छोटा अपवर्त्य संख्या स्वयं होती है, किसी संख्या का सबसे बड़ा अपवर्त्य अनंत होता है। तो अपवर्त्य अपवर्तक आप जान गए होंगे कि गुणज क्या होता है? वे होते हैं जो किसी संख्या से भाग हो जाएं, और गुणनखंड क्या होते हैं? जो संख्या को भाग कर दें। अपवर्त्य क्या होते हैं? जो संख्या से भाग हो जाए, जिसका अपवर्त्य है उससे भाग हो जाए। और अपवर्तक क्या है? अपवर्तक वे है जिसका अपवर्तक है, ठीक है, वो संख्या को भाग करेगा। ये जैसे 12 का अपवर्तक ये है, तो 12 को 12 भाग करेगा, 6 करेगा, 4 भी। अब ये सब अपवर्तक है, ठीक है, तो इनकी संख्या सीमित होती है और इनकी संख्या अनंत होती है। तो यहाँ पर अपवर्त्य अपवर्तक समझ गए होंगे। अब यहाँ पर आपको बताते हैं हम कि सम और विषम संख्याएं। अब यहाँ पढ़ेंगे आप सम संख्याएं। सम संख्याएं क्या है? इवन नंबर्स। इवन नंबर्स। अब इवन नंबर्स क्या है? वे संख्याएं जो कि 2 के अपवर्त्य हैं, अर्थात वे संख्याएं जो 2 से भाग हो जाएं। ठीक है, अब 2 से भाग हो जाएं तो 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 और अनंत। एक मैंने ऐसे परिभाषा बता दी सम संख्याएं। अब इसमें यह भी कह सकते हैं कि वे संख्याएं जिनका इकाई का अंक 2 हो वे सभी सम संख्याएं, सम प्राकृत संख्याएं। ठीक है, 2 से पहली सम प्राकृत संख्या 2 है, अंतिम अनंत है। अब इसमें हम देखते हैं कि 2 4 6 8 एक एक छोड़ करके आती रही, और जो 2 से भाग न हो, अब यहीं पर अगर हम कहें विषम संख्याएं, तो विषम संख्याएं क्या होंगी कि वे संख्याएं जो कि 2 से भाग न हो। विषम 1 3 5 7 9 11 फिर 13 15 17 ऐसे करके ये संख्याएं कौन सी आएंगी? ये संख्याएं आपकी ये आएंगी विषम संख्या। और कहां तक जाएंगी? ये मत कह दीजिए 3 से भाग, 3 से नहीं, 2 से भाग ना हो। जो 2 से भाग हो जाए सम संख्याएं, और जो 2 से भाग ना हो वो विषम संख्याएं। अब यहां पर दोनों में जरा तुलनात्मक स्थिति देखें कि ये भी जो है समांतर श्रेणी में है, ये भी समान अंतर की श्रृंखला में है,
ये भी समान अंतर की श्रृंखला में है, इनमें भी 2-2 का अंतर है, इनमें भी 2-2 का डिफरेंस है। देखो हर एक संख्या 2-2 प्लस हो रहा है, इसमें भी देखिए 2-2 प्लस हो रही है। अब यहां पर अगर हम देखें तो 1-1 प्लस हो रहा है, लेकिन अंतर तीनों में, तीनों श्रृंखलाएं समान अंतर की हैं। तो इसमें भी योग कभी पूछ लिया जाता है। तो अगर इसका योग हम कहें तो इसके लिए प्रथम n, अब देखिए यहां प्रथम शब्द लग गया, वो सूत्र भी हम नहीं ला रहे हैं, वो तो जनरल फॉर्मूला है, वो इसमें भी लगेगा इसमें भी लगेगा। प्रथम n, आप घर पे हैं तो दोनों करिए और फिर प्रैक्टिकल करिए कि कैसी स्थिति में कौन इजी है, कौन इजीली हम कर ले रहे हैं। प्रथम n सम संख्याओं का योग। अब जरा यहां पर देखिए, पहली अगर हम 2 जोड़े, पहली कितनी 2, तो कितना आता है? अगर पहली 2 को जोड़ा तो हमारा योग आया 6। पहली 3 जोड़ करके जरा देखी जाए, 2 4 6 6 12। फिर पहली 4 जोड़े तो 2 4 6 6 12 8 20। पहली हम 5 जोड़े तो 2 4 6 6 12 8 20 और 10 30, यहां तक 5 हो जाती है, तो पहली 5 जोड़ी तो 30। अब यहां क्या रहा है, ये देखिए 2 है तो 1 ज्यादा 10 गुणा किया 6, यहाँ 3 है तो 1 ज्यादा 10 गुणा किया 12, 3 चक्कू 12। 4 है तो यहाँ 1 ज्यादा 10 गुणा किया तो 4 पंचे 20। यहाँ 5 है तो 1 ज्यादा 10 गुणा किया तो 5 छक्का 30। तो यहाँ पर इसका मतलब ये रिजल्ट बहुत अच्छा मिल रहा है कि पहली जितनी भी संख्याएं हैं उनका योग। अब वहां पर क्या यहाँ फॉर्मूला बन रहा है, n+1, बस ये योगफल का सूत्र हो गया। लेकिन यहां पर देखिए बहुत लोग क्या करते हैं, रट लेते हैं और परीक्षा में गलती कर बैठते हैं। प्रथम n सम संख्याओं का योगफल, तो ये सूत्र सही है। और अगर यहीं लिख दिया जाए प्रथम n तक सम संख्याओं का योगफल, पहले देखिए दोनों में यहां पे लिख रहा हूं, जैसे आ जाए पहली 50 सम संख्याओं का योगफल, तो पहली 50 सम संख्याओं का योगफल कोई कहे तो 50 और गुणा 51, बस हमारा आंसर आ जाएगा। 0 5 एकन 5 पचम 25, 2550 आंसर आ गया 50 का। लेकिन अगर यहीं पर कह दिया जाए 50 तक, प्रथम से 50 तक सम संख्याओं का योगफल, अब क्या होगा भाई, पहली 50, तो पहली 50 सम संख्याएं कहां पूरी होंगी, पहली 5 10 पे पूरी हो गई, तो पहली 50 होंगी जाकर के कहां पर 100 पे। तो ये समझो कि 100 जहां पर 2 ऐसे लिख रहे थे, जहां 100 पूरा होगा जाकर के वहां पर ऐसा होगा। अब कोई कह दे 50 तक सम संख्याओं का योगफल, तो 50 तक अगर सम संख्याओं का योगफल कह रहे हैं तो पहले ये या तो इससे करना चाह रहे हो तो इससे पता करो कि 50 तक होंगी कितनी, तो 50 तक कितनी होंगी 25, 25 गुणा 26, अब आंसर आ जाएगा। 50 तक सम संख्याओं का योग क्या होगा, सम संख्याओं की बात कर रहा हूं, 50 तक सम संख्याओं का जोड़, 50 तक प्रथम से, कहां से, प्रथम से 50 तक सम संख्याओं का योग। और ये क्या था, ये था यहां पर प्रथम 50 सम संख्याओं का योग। देखिए इसी में धोखा खा जाते हैं लोग, ठीक से पढ़िए, पहली 50 सम संख्याओं का योग और प्रथम से 50 तक सम संख्याओं का योग, दोनों क्वेश्चन का आंसर अलग अलग। यहां पर 25 छक्का 150, 25 दूनी 50 और 10 60 और 5 65, ठीक है, 25 छक्का 150 और 25 दूनी 50 और 15 65 650। अब ये देखिए 50 तक सम संख्याओं का योग 650 और पहली 50, तो पहली 50 आपकी कहां पूरी होंगी जा करके, ये होंगी 100 पे पूरी। तो पहले आपको ये सूत्र अगर पढ़ लिया है तो ध्यान रखिए कि ये कितनी हो रही हैं, इसीलिए लोग गणित कठिन नहीं है,
इन बातों को समझ गए बस इजली दौड़ने लगे। अब चलिए मान लिया ये सब बातें कुछ नहीं, ये तो कॉमन फार्मूला है, इससे कर लिया जाए। तो अगर इससे करें तो कह रहे हैं प्रथम 50 सम संख्याओं का योग। तो प्रथम 50 तो पहली कौन? 2। और प्रथम 50 होंगी कहां पर? तो जैसे इसमें हम कह रहे हैं पहली 3 तो 6 पे हुई ना, तो पहली 50 दुगने पे पूरी हो रही, तो पहली 50 100 पे पूरी होंगी। तो अंतिम पद 100, प्रथम पद प्लस अंतिम पद। हमने कहा था ये उन सभी जगह पर लगता है जहां समान अंतर होता है। गुणे पदों की संख्या, वो कह ही रहे पहली 50 तो 50/2, तो 102 जुड़ गया तो 102 हुआ, गुणा 50/2, 2 पंचे 10, 2 एकम 2, 51 गुणा 50, यही तो रिजल्ट आया था पहले। अब अगर यही कहते हैं 50 तक सम संख्याओं का योग, तो 50 तक तो पहली क्या हो जाएगी 2, फिर 50 तक कहा है तो अंतिम हो गई 50 तक कहा ही है। अब गुणा पदों की संख्या, तो 50 तक पदों की संख्या होगी 25, ठीक है, और बटे 2, उस सूत्र में बटे 2 है, तो 2 50 2 52, 52/2 गुणा ऊपर 25। जब ये भाग करेंगे काटेंगे तो 26 आ जाएगा। देखो 26 गुणा 25 या 25 गुणा 26, वही रिजल्ट आ रहा है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन समस्याएं और कहां आ जाएंगी, क्योंकि हमने कहा एग्जामिनर प्रश्न लिखता है और हम लोग अब जैसे 50 के बजाय ये कह दे कि 49 तक सम संख्याओं का योग, कहां तक 49 तक, तो भाई 49 वैसे सम संख्या नहीं है, वो कह रहे हैं 49 तक, तो 49 जब उसकी परिभाषा को सम संख्या को नहीं पूरा कर रहा है, इसका मतलब वो कह रहे हैं 49 तक, हमको निकालना कहां है 48 तक, ठीक है। ऐसे ही अगर मान लिया वो कह दें कि 47 तक सम संख्याओं का योग, तो 47 तक, 47 सम संख्या ही नहीं, इसका 46 तक, और 46 तक निकालना है तो अगर चाहो तो इससे निकाल लो, और अगर 47 तक कहा है तो पहला पद तो 2 ही रहेगा, और अंतिम पद तो वहां पर कितना हो जाएगा, अगर अंतिम पद कहेंगे तो हो जाएगा आपका 47 तो तक कहा था तो 46 हो जाएगा, और 46 तक पदों की संख्या कितनी हो जाएगी 23/2। ऐसा कर लेंगे, आपका ये सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। तो यहां पर सम संख्याओं के योगफल का। अब एक बात और बता दें कि इसमें अगर कभी मान लिया जैसे एग्जामिनर क्वेश्चन सेट कर रहा है, अब उसने क्या किया कि ये 5 सम संख्याएं ले ली, ये देखिए ये तो हम आपको लाइव दिखा रहे हैं, वह एग्जामिनर क्या करेगा कि ये चुपचाप नंबर जोड़ ली। अब जोड़ा जब तो क्या आया 20 20 40 2 42, या जैसे 6 4 10 10 8 18 18 2 20, हासिल है 2 2 4 2 6 1 7 1 8 1 9, इनका जोड़ 22 10 32 42 42 8 42 8 50 10 60 60 6 66 66 10 76 4 80 10 90। अब यहाँ पर देखते हैं कि उन्होंने कह दिया कि 5 कोई भी, अब पता नहीं कहां से ले ली, उन्होंने कहा 5 क्रमागत प्राकृत सम प्राकृत संख्याओं का योग 90 है। तो सबसे बड़ी संख्या या सबसे छोटी संख्या या मध्य की संख्या, अब मध्य की संख्या तो औसत होगा क्योंकि समांतर है ना, और यहाँ पद 5 हैं तो बीचों बीच की नंबर आ जाएगी, तो इसको 5 से भाग कर दो, 18 आ गई बीचों बीच की नंबर। और जो 18 आ गई तो इसमें 2 2 का अंतर होता है, तो इसके पहले 16 रही होगी, अब 5 है तो 2 पहले 2 बाद में, क्योंकि ये तो बीच वाली निकली, तो 16 ये 14 और 18 2 20 और 2 22, ये श्रृंखला 14 16 18 20 22। अब वो सबसे बड़ी पूछे चाहे सबसे छोटी पूछे चाहे मध्य की पूछे, ये आपके सम संख्याओं का कोई भी ऐसी स्थिति आती है कि ऐसे। अच्छा दूसरा क्या है कि जो जनरली हम बुक्स में पढ़ते हैं कि पहली n तो दूसरी n+2, फिर n, क्योंकि 2 2 का अंतर, जैसे उसमें n+1 n+2 n+3 चला था, ऐसे इनमें 2 2 प्लस हो रहा है, तो n+4 n+6 n+8 n+10 और ऐसा करके जितनी माननी है आप ऐसे मान लो, और उनके योग के आगे उतना योग लिख दो, इनके बीच में प्लस लगा दो, n का वैल्यू निकालो, मान पुट करो, आंसर निकालो। जैसे चलो हम इसका एक कर दे रहे हैं क्वेश्चन, यहाँ पर क्या है कि 5 सम संख्याओं का, तो पहली n प्लस, दूसरी n+2 प्लस, तीसरी n+4 प्लस n+6 प्लस
n+8 कितनी हो गई? 1 2 3 4 5 और बराबर इसका योग कितना? 90। 1 2 3 4 5 तो 5n हो गया। 2 4 6 6 12 8 20 बराबर 90। 90 से 20 माइनस हो गया 70। 5n बराबर 70 तो n बराबर 14। तो ये n का मान कितना आया? 14। अब ये n आया 14 तो यहाँ 16। अब इसमें अगर ये पूछा है सबसे बड़ी तो डायरेक्ट मान रख दो 14 + 8 22। तो ऐसे निकालेंगे हम, ठीक है। तो ऐसा करके, लेकिन अगर यहाँ पर विषम पद होते तो 6 से जब भाग करते तो यहाँ कोई वैल्यू है बीच की, मतलब इनके बीच की कोई यहाँ पर, या जैसे 6 है मान लिया, हम यहाँ पर 24 कर दे रहे हैं। अब तब क्या होता कि 3 इधर तो बीच की यहाँ पे आती, वो आती जानते हैं कितनी? जब यहाँ पे 90 में, चलो जोड़ लो, 90 और 24 कितना हो जाएगा? 114 बटे 6। 6 दूनी कितना हो जाएगा? 6 दूनी 8, 3 11 20, नहीं यहाँ पे कितना हुआ? 90 था ना, 90 और यहाँ गड़बड़ हो गया, 90 20 114 बटे में कितना हो गया? 6। तो इसको भाग करेंगे, 6 दूनी नहीं 6 कन 6 5 6 9 14 सही है 19। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि ये आपका नंबर आ जाएगा, यहाँ पर नंबर निकला 19। अब ये एवरेज तो सही माना जाएगा लेकिन सम थोड़ा है। अब 19 है तो इन दोनों के मध्य की आई है, तो एक इधर कम कर लो, एक इधर बढ़ा लो और फिर ये सारी लिख डालो। लेकिन यहाँ पर अगर दिक्कत हो रही तो आप इसको छोड़िए, वैसे करिए, क्योंकि अगर ऑफलाइन पढ़ रहे होते तो इस पर हम बहुत सारे प्रैक्टिकल आपको करा रहे होते। तो यहाँ से चूंकि नंबर अभी सम संख्याओं के बाद अगला विषम संख्या है। विषम संख्याएं क्या है उनको अब यहाँ पर देखेंगे। विषम संख्याएं जो कि 2 से विभाज्य न हो। तो प्रथम n विषम संख्याओं का योग, प्रथम n विषम संख्याओं का योगफल। तो प्रथम n विषम संख्याओं का योगफल अगर देखते हैं, पहली 2 जोड़ें तो 4 आता है, पहली 3 जोड़ें तो 1 3 4 5 9 आता है, फिर 1 3 4 5 9 7 16 आता है। तो यहाँ 4 आया, 9 आया, 16 आया, ये क्या आ रहे हैं? स्क्वायर आ रहे हैं। किन के स्क्वायर? पहली 2 तो 4 3 9 4 16। तो इसका मतलब इसका फॉर्मूला होता है n स्क्वायर। अगर पहली 25 विषम संख्याएं जोड़नी है तो 25 का स्क्वायर 625। पहली 10 विषम, लेकिन प्रथम से ही होना चाहिए, सम में भी प्रथम से होना चाहिए, और इसमें प्रथम से हो ना हो पदों की संख्या और ये याद हो। तो यहां पर देखते हैं कि अगर मुझे पहली 10 विषम संख्याओं का योगफल ज्ञात करना है, या पहली 12 विषम या पहली 15 विषम, प्रथम 50 विषम संख्याओं का योगफल बराबर ये हो जाएगा 50 का स्क्वायर 2500। पहले 50 विषम संख्याओं का योग क्या हो जाएगा? 2500। ठीक है। अब ये यहां से देखें कि n स्क्वायर हो गया, लेकिन अगर कहते 50 तक विषम संख्याओं का योग तो फार्मूला यही लगाना, लेकिन सावधानी, 50 तक होंगी कितनी? 25 होंगी, और 50 तक विषम संख्याओं का योग निकालना है तो 25 का स्क्वायर 625। 50 तक और पहली 50 आपकी पूरी होंगी कहां जाकर के? अब पहली 50 की बात करें, 50 विषम संख्याओं का योग निकालना है और 50 तक, दोनों में अंतर। तो अब यहां पर देख रहे हैं कि यहां पहली 2 है, पहली 50 हो जाएंगी आपके 99 पे, पहली 50 हो जाएंगी आपकी 99 पे, ठीक है, पहली 50 99 पे। तो अब ये हो, अब 2500 आ गया, लेकिन 50 तक विषम संख्याओं का योग, तो 50 तक अगर कहेंगे तो 50 तक प्रथम से, तो 50 तक आपकी कितनी होंगी? 25 आधी होंगी, और 25 का स्क्वायर
प्रथम से 50 तक विषम संख्याओं का योगफल बराबर n का मान क्या रह जाएगा, 25 का स्क्वायर बराबर 625, ऐसा हो जाएगा। तो पहली 50 विषम संख्याओं का योग और 50 तक विषम संख्याओं का योग, यहां सावधानी। अच्छा चलो, ये तो बात थी, लेकिन ये भी तो समांतर श्रेणी है, तो वो जनरल फॉर्मूला तो बिल्कुल सदाबहार काम कर रहा है। तो उसमें क्या करेंगे कि पहला पद, अब देखिए 50 प्रथम से कहा है तो पहली विषम संख्या 1 है। अब उन्होंने कहा पहली 50, तो ये आपको पता होनी चाहिए पहली 50 कहाँ होंगी, तो 99 पे पूरी होंगी, अंतिम पद 99 गुणा पदों की संख्या पहली 50, इसका मतलब पद 50 बटे 2, 99 100 बटे 2 कितना हो जाएगा 50, और ऊपर 50 फिर यही आ जाएगा 50 गुणा 50, 50 का स्क्वायर। और कहे 50 तक बताओ, तो 50 तक इसका मतलब 1 प्लस, अब 50 क्यों नहीं लिखेंगे, 50 तो सम है, 50 के पहले वाली 49 ही 50 हो गए, मतलब अगर कोई कहे पहली 50 विषम, तो पहली 50 विषम 50 से पूर्व 49 तक ही पूरी हो जाएंगी। तो ये हो गया 1 प्लस 49 और गुणा, और 50 तक पद कितने होंगे 25 बटे 2, 1 प्लस 49 कितना हो जाएगा 50, 50 बटे 2 25, 25 का स्क्वायर 625, तो आपका दूसरा रिजल्ट। तो ये दोनों में अंतर, लेकिन वो दोनों में काम कर रहा है, बस सावधानी ये रखनी है पदों की संख्या निकालने में गलती ना हो, अंतिम पद निकालने में गलती ना हो। दोनों सूत्र पैरेलल चल रहे हैं, क्यों, वो समांतर श्रेणी में काम करता रहेगा। और ये जो है आपका देख रहे हैं कि अच्छा सम संख्याएं 2 के क्या थी, अपवर्ती थी, 2 से जो भाग हो जा रही थी, इनमें ऐसा कुछ नहीं है कि 3 से 2 से भाग ना हो, अर्थात वे संख्याएं जिनमें इकाई के स्थान पर 0 2 4 6 8 ना हो, ऐसी संख्याएं विषम संख्याएं कही जाएंगी। ठीक है, 1 से स्टार्ट होती पहली विषम संख्या 1 है, इनमें भी 2 2 का अंतर होता है। ठीक है, इसके लिए भी अगर इसका मानक रूप कहें तो वही जैसे हम n प्लस n प्लस 1 प्लस n प्लस 2 प्लस n प्लस 3 प्लस ऐसा करके जितनी भी, अब वो 5 दे दें, 5 विषम संख्याओं का योग दे दें, तो इनको 5 लिख लीजिए, एक ये हो गई, 2 ऐसे हम यहाँ पर पहले अगर मानक लिखें तो प्लस हटा दें, ये ऐसे होती है। अब 5 कहें तो n प्लस 4 शामिल कर लें, जितनी कहें, अब इनका जोड़ बराबर जितना दिया गया है n का मान निकाल लीजिए, n का मान आ जाए रख दें। अगर ऐसा ना करें तो क्या करिए, एवरेज निकाल करके, जैसे थोड़ी देर के लिए कोई ले लो, प्रैक्टिकल कर लो यहां से, ये जैसे तो 7 9 16 16 और 10 26 1 27 3 30 10 40 10 50 5 55। अब 5 विषम संख्याओं का कहीं बीच से 5 विषम संख्याओं का योग कितना दे दिया गया 55, 5 से भाग कर दिया 11, 11 ये हम इसलिए ले लेते हैं कि आपको प्रयोग करा रहे हैं, प्रैक्टिकल करा रहे हैं, तो एग्जामिनर तो कुछ भी कहीं से ले लेगा। तो 11, अभी 11 इसका मतलब 5 है, तो इसका मतलब 2 पहले रही होंगी और 2 बाद में रही होंगी, तो 2 इसमें कम कर लो, 2 2, तो 2 लिख ले, 11 में 2 गया 9, 9 में 2 गया 7, और 11 में 2 जोड़ो 13 और 2 15, ये आ गई। तो इससे ना करो तो ऐसा हो गया। तो ये आपके सम और विषम संख्याएं हमको योग दे दिया जाए, 5 4 5 संख्याओं का, छोटी या बड़ी संख्या, मध्य की संख्या पूछी जाए, या फिर ऐसे योग का। तो ये सम संख्याएं, तो आपने क्या पढ़ा कि प्राकृत संख्याएं पढ़नी, पूर्ण संख्याएं पढ़नी, पूर्णांक पढ़ लिए, पूर्णांक के बाद सम संख्याएं पढ़ी, सम संख्याओं के बाद विषम संख्याएं पढ़ी। अब नेक्स्ट आती हैं आपकी अगली संख्याएं, अभाज्य संख्याएं। नेक्स्ट इसके बाद अभाज्य संख्याएं बताएं। नेक्स्ट अगली संख्याएं हैं अभाज्य संख्याएं। और उसके बाद आप पढ़ेंगे भाज्य संख्याएं, और नेक्स्ट अगली पढ़ेंगे सहअभाज्य संख्याएं, सहअभाज्य या असहभाज्य की बात है, सहअभाज्य या असहभाज्य। और इसमें इनको हम रूढ़ और यौगिक संख्याएं भी कहते हैं, इनको रूढ़ और इनको यौगिक। अगर रूढ़ यौगिक आ जाए तो इसका अभाज्य संख्याएं लिख भी लेंगे, अभाज्य संख्याओं को क्या लिख लेंगे, रूढ़ संख्या, भाज्य संख्याएं यौगिक संख्या।
सहभाज्य और एक और नाम आएगा इधर जुड़वा अभाज्य, जुड़वा अभाज्य। ध्यान देंगे अभाज्य संख्याएं, आप ध्यान रखें कि कुछ किताबों में मैंने अच्छी अच्छी बुक्स में देखा जिन्होंने यह परिभाषा लिख रखी है कि वे संख्याएं जो एक से भाग हों और खुद से भाग हों, इसके अतिरिक्त किसी से नहीं। ये परिभाषा इसको जो है प्रमाणित नहीं करती अभाज्य संख्या को। क्यों? वो जब लिखते हैं तो पहली अभाज्य संख्या लिखते हैं 2, और ये क्वेश्चन भी परीक्षा के लिए कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2, इसके बाद 3, 5, 7, 9 सॉरी 11, 13, 17, 19, 23, इसके बाद 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100। जरा 100 तक मैंने लिखा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25। ठीक है, अब 1 से 100 तक 25 अभाज्य संख्याएं हैं। इनका ये किसी कोई ऐसी श्रृंखला नहीं है कि समांतर श्रेणी या गुणोत्तर, किसी प्रकार की सीरीज ऐसी नहीं बनती कि समानांतर हो या गुणा के अंतराल पे जाएं, ऐसा कोई श्रृंखला नहीं है। यहाँ पर इसकी परिभाषा क्या है कि वे संख्याएं जिनके केवल और केवल 2 गुणनखंड हो और अनिवार्य रूप से 2 हो, न 2 से कम न 2 से ज्यादा। अब यहां ध्यान रखिए, जो लोग कहते हैं 1 से भाग हो जाए, खुद से भाग हो जाए, तब भाई 1 तो है, क्यों नहीं रख रहे हो? एक से भी भाग होता है, खुद से भी भाग होता है, तो 1 को काहे नहीं शामिल किया? ये परिभाषा नहीं। परिभाषा है कि वे संख्याएं जिनके केवल और केवल 2 गुणनखंड हो, ठीक है, और केवल 2 हो, न 2 से कम न 2 से ज्यादा। अब उन दोनों में दोनों अलग अलग भी हो, कौन हो? एक तो खुद और एक, लेकिन दोनों अलग अलग हों, या तो फिर ये लिखो। तो यहां पर 2 के 2 फैक्टर हैं, 2 गुणनखंड हैं, 2 अपवर्तक हैं, 1 और 2, 1 और 3, 1 और 5, 1 और, इनके अलावा नहीं, 2 है तो 1 और 2। अब ये 2 इकलौती नंबर है जो सम होते हुए, सम होने का भी गुण रख रही है और अभाज्य। इसके बाद कोई भी संख्या आप लेंगे तो वो अभाज्य संख्याओं में सम संख्याएं 2 के अलावा नहीं आएंगी, सब विषम के ही परिवार से होंगी, लेकिन सभी विषम नहीं होंगी। इनमें से बहुत सी 15 छूट गई, तो विषम संख्याएं जो है अन्य सभी विषम संख्याएं हैं, लेकिन सभी विषम संख्याएं अभाज्य संख्याएं नहीं है, विषम संख्याओं में से ही अभाज्य संख्याएं हैं। और पहली अभाज्य संख्या सम संख्या 2 है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या है, ठीक है। एक इकलौती नंबर है जिसका दूसरा गुणनखंड ही नहीं, अकेला एक गुणनखंड है बस, बाकी कम से कम अन्य जितनी संख्याएं होंगी, हर संख्या के कम से कम 2 अवश्य होंगे, 2 से ज्यादा भी होंगे, लेकिन जिनके केवल 2 ही फैक्टर हैं, जिनके केवल 2 गुणनखंड हैं, जिनके केवल 2 अपवर्तक हैं, अभी अपवर्तक आपने पढ़ा था, वे संख्याएं अभाज्य संख्याएं होती हैं, जिनके केवल 2 फैक्टर, 2 गुणनखंड। आप कोई ले लीजिए, 29 है 1 और 29, 31 है 1 और 31, 37 है 1 और 37, ठीक है, एक अभाज्य संख्या नहीं है। अब भाज्य संख्या की बात करें, वे संख्याएं जो कि 2 से अधिक गुणनखंड जिनके होते हैं या 2 से अधिक अपवर्तक हों, अर्थात 2 से ज्यादा संख्याएं भाग करें, तो 2 से ज्यादा संख्याएं भाग करें और इनमें केवल 2 संख्या और 2 जरूर भाग करें,
इसीलिए एक शामिल नहीं है। अब जिसका केवल एक ही फैक्टर था, एक का एक ही फैक्टर, उसके दो से ज्यादा क्या होंगे, तो एक न तो अभाज्य है न भाज्य है। अब भाज्य संख्याओं में कौन सी आएगी, कंपोजिट नंबर, ये आपके प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर, रूट संख्याएं, यौगिक संख्याएं। तो यहाँ पर 4 सबसे पहली अभाज्य संख्या, फिर 6, फिर इसके बाद 8, इसके बाद 9, इसके बाद 10, 11, 12, तो 11 नहीं है, 12, 13 नहीं है, 14 है, 15 है। इस प्रकार से आपकी कौन सी संख्याएं आएंगी, आगे डॉट डॉट कर दिए, छोड़ दिया, छोड़, यहाँ पर भाज्य संख्याएं। अब यहाँ पर अभाज्य संख्याएं और भाज्य संख्याएं, इनका कोई स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं कि हम अगर एक यक्स है तो दूसरी फिर वाई है, तीसरी जेड है, इस प्रकार मानेंगे, एक चर नहीं मानेंगे, यानी n प्लस कुछ मान ले, n+3, ऐसा नहीं। यहाँ पर क्या होगा, ये आपकी अभाज्य और ये भाज्य संख्या है, जिनके जो 2 से अधिक संख्याओं से भाग हो जाए वे अभाज्य संख्या है, और जो केवल 2 ही संख्याओं से भाग हो, और केवल 2 से कम भी नहीं, 2 से अधिक भी नहीं, वो 2 अलग अलग हो, एक तो खुद स्वयं हो और एक हो, लेकिन दोनों अलग अलग हो, ठीक है, ऐसी संख्याएं अभाज्य संख्याएं। अब यहां पर बात आती है कि सभाज्य क्या है। तो सभाज्य संख्याएं वे संख्याएं या ऐसे समूह, ऐसे सेट जिनमें दोनों में कॉमन फैक्टर, उभयनिष्ठ गुणनखंड या उन सभी को भाग करने वाली एक के अलावा कोई अन्य संख्या ना हो। जैसे मैंने लिखा कि 5 लिख दिया और 7 लिख दिया, 11 लिख दिया। अब ये सेट कैसा है, 7 सभाज्य संख्याओं का है, एक साथ कोई एक के अलावा नंबर नहीं सबको भाग कर दे। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं ये अभाज्य, ऐसा नहीं है, आप लिख दो 4 और 9, ये भी कैसी हैं, ये भी आपकी सभाज्य संख्याएं हैं। क्यों, 4 को 2 भाग करता है लेकिन 9 को नहीं करता, 9 को 3 भाग करता है तो 4 को नहीं करता। मतलब एक को छोड़ करके दोनों में कॉमन फैक्टर न मिले, कॉमन फैक्टर का मतलब उभयनिष्ठ कॉमन ऐसी नंबर न मिले जो सभी संख्याओं को भाग कर दे, ठीक है। अभी हम जैसे लिखते हैं 12 और 15, तो ये सभाज्य नहीं है। क्यों नहीं है, 3 चक्कू 12 और 3 5, तो ये दोनों को भाग कर गया 3 ना, इसलिए ये सभाज्य नहीं है। तो ऐसी संख्या है, जैसे हम लिखते हैं 15 और 14, तो ये भी जो है आपस में कैसी संख्या है, सभाज्य है। क्यों, आपस में ये एक के अलावा कोई ऐसी नंबर है नहीं जो दोनों को भाग करे। जैसे इसको 3 भाग कर रही 15 को, तो 14 को नहीं कर रही, 15 को 5 भाग कर रही तो 14 को नहीं कर रही, 14 को 2 कर रहा है तो 15 को नहीं कर रहा है। मतलब ऐसा कोई फैक्टर न मिले जो दोनों को या जितनी संख्या उन सबको भाग ना करे। ऐसी संख्याएं जो होती हैं वो जुड़वा सभाज्य होती हैं। और जिन लोगों ने मासा पढ़ रखा है उनसे वो लोग समझ लें कि वे संख्याएं जिनका मासा 1 होता है वे संख्याएं आपस में सभाज्य होती हैं, ऐसा भी कह सकते हैं। जितनी अभाज्य संख्याएं हैं वो सब आपस में सभाज्य हैं, लेकिन भाज्य में से भी सभाज्य हो सकती हैं, ठीक है। अब यहाँ पर एक और बात समझ लेंगे कि जो क्रमागत प्राकृत संख्याएं होती है, कोई 2 ले लो आप, 12 13 या 13 14 या 14 15, ये आपस में सभाज्य होंगे। जैसे 14 15 ले लिया मैंने, ये आपस में सभाज्य, 15 16 ले लिया, ये भी सभाज्य, ठीक है। तो ये भी आप प्रूफ में याद रखेंगे कि क्रमागत, क्रम से आने वाली प्राकृत संख्याएं जो होती हैं वो आपस में कैसी होती हैं, कोप्राइम सभाज्य, कोप्राइम कहते हैं इनको कंपोजिट नंबर, इनको प्राइम नंबर, ठीक है। अब यहां पर आता है जुड़वा अभाज्य। तो जुड़वा अभाज्य क्या होती हैं, ऐसी अभाज्य संख्याएं जिनमें कि 2 का अंतर हो और दोनों अभाज्य क्रमागत अभाज्य हो। जैसे 17 19 क्रम से आ रही हैं और 2 का डिफरेंस है, ऐसी संख्याएं कौन सी संख्याएं हैं, जुड़वा अभाज्य। 3 5 2 का अंतर है और क्रमागत अभाज्य, अभाज्य भी होनी चाहिए, क्रम से होनी चाहिए अभाज्य, और 2 का अंतर हो, ठीक है। तो ऐसी संख्याएं जो होती हैं वो कैसी संख्याएं हैं, सभाज्य।
अब इसके बाद यहाँ पर एक बात ध्यान रखेंगे कि जो अगला क्लास होगा, क्योंकि कई लोगों का सर हम क्लास जो है हमारा आधा एक बार में, आधा 2 बार में, तो थोड़ा कम, तो यहाँ से नंबर सिस्टम अभी शेष रहेगा 2 पार्ट में, और हम इनसे रिलेटेड न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी कराएंगे मैथ के जो कंपटीशन पेपर में आते हैं। लेकिन अभी इसमें बहुत सा परिमेय, अपरिमेय और रामानुजन हार्डी संख्या, इसके अतिरिक्त और बहुत सी चर्चाएं इसमें शेष हैं जो अगले क्लास में आपको अगले पार्ट में मिलेंगी। यहां से आपका नंबर सिस्टम का पहला भाग कंप्लीट हुआ। अगले भाग पे नेक्स्ट अगले दिन चर्चा।